एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो रीट के सिलेबस में जो हमने स्टार्ट किया है, सीरीज़ स्टार्ट की है, उसमें सबसे पहले हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर लिया है, जिसमें 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके सिलेबस में मेंशन है, बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई। उनमें से बैक्टीरिया और जो वायरस है वो हमने देख लिया है, उसकी स्ट्रक्चर हमने देख ली है, उसके लाभदायक और हानिकारक उपयोग है वो हमने देख ली है। नाउ जो हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, वो है फंगस के बारे में हम बात करेंगे, फंजाई के बारे में बात करेंगे कि ये फंजाई होता क्या है और इसके क्या क्या करैक्टर हैं, ये किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी है और या अनुपयोगी भी किस तरीके से है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फंगस। देखिए फंगस क्या होता है, हमने बात किया था विटेकर की पंच जगत प्रणाली। तो विटेकर की पंच जगत प्रणाली में उसने 5 जगत बताए थे, आप सभी को अच्छे से याद होंगे, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं कौन कौन से है भाई। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। इसमें से जो तीसरा जो जगत उन्होंने बताया था वो कौन सा था? फंगस था तीसरा, जिसके अंदर क्या है, इस धरती पे उपस्थित सारे फंगस जो है, जो क्या है, सारे की सारी फंजाई जो है उसको क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। अब ये होता क्या है मैडम, तो इसके कैरेक्टर्स देखो, इसके जो मेन कैरेक्टर्स है वो क्या क्या है कि ये सभी जीव कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। दूसरा, ये सारे यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब ट्रू न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होता है, सभी के सभी कोशिकांग इनके ऊपर उपस्थित होंगे, वो सभी कैरेक्टर। नेक्स्ट, ये जो मेनली क्या होते हैं, डीकम्पोजर होते हैं। इनका जो मुख्य कार्य है, ये अपघटक का काम करते हैं, चीज़ों को सड़ाने का काम करते हैं, या जो भी डेड बॉडीज वगैरह है या जो भी मैटर्स है उनको क्या करेंगे, डिके करने का काम करेंगे। तो ये डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट कि अगर हम बोलें कि प्लांट से किस तरीके से अलग होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। प्लांट जो होते हैं वो हमेशा ऑटोट्रॉपिक होंगे, लेकिन ये हमेशा क्या होंगे, हेटेरोट्रॉपिक होंगे। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, अपने खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये तो कुछ मुख्य बातें हमने देख ली है फंगस के बारे में, अच्छे से देख लेना। मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, डीकम्पोजर एंड हेटेरोट्रॉपिक। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि फैक्ट्स है, आपको एज इट इज़ क्वेश्चन आने के चांसेस हैं आरपीएससी में, नीट में, सब में। तो देखो फंगस की हम बात करें तो पहली बात तो स्टडी ऑफ फंगस क्या कहलाती है, कवकों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हिंदी में तो क्या बोलेंगे भाई, कवक विज्ञान कहते हैं। बट कवक विज्ञान के लिए कोई आपसे कोई एमसीक्यूज इस तरीके का नहीं आएगा, सीधा आप याद रखना है माइकोलॉजी इसे कहा जाएगा। माइको वर्ड किसके लिए आएगा, हमेशा फंगस के लिए वर्ड आएगा माइको वर्ड, ध्यान रखना। तो फंगस की स्टडी क्या कहलाएगी, माइकोलॉजी कहलाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि फंगस जो शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया। तो ये कुछ साइंटिस्ट हैं जिनके नाम आपको याद होने चाहिए कि किसने कौन सा शब्द दिया, उन्हें आप अच्छे से देख लेना। पहला है कि फंगस किसने दिया, तो बोहिन जो साइंटिस्ट है, गैस्पर्ड बोहिन, उन्होंने सबसे पहले हमें फंगस शब्द दिया। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं माइकोलॉजी के फादर कौन है। अब देखो 3 चीज़ें आप यहाँ पे याद रखना। फादर ऑफ माइकोलॉजी मतलब इनिशियली जिन्होंने हमें इसके बारे में बताया, फिर पूरा डिटेल में आज में मॉडर्न माइकोलॉजी के फादर कौन है वो हमें पता होना चाहिए, और इंडियन माइकोलॉजी के फादर कौन है वो हमें पता होना चाहिए। तो तीनों हम देख लेते हैं। अगर बात करें सिर्फ माइकोलॉजी की, तो मिशेली जो है वो क्या है, माइकोलॉजी के फादर हैं। इन्होंने अपनी बुक नोवा जेनेरा प्लांटेरम, बुक का नाम याद रखना है, नोवा जेनेरा प्लांटेरम बुक के अंदर इन्होंने माइकोलॉजी के बारे में बताया था। बात करें मॉडर्न माइकोलॉजी के फादर कौन है, तो H.A.D. बेरी सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, इसको टिक स्टार लगा लेना यहाँ पे। H.A.D. बेरी, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कहा जाता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडियन, भाई भारतीयों में कौन है कवकों के अध्ययन करने में फेमस, तो ये E.J. बटलर जो है वो इंडियन माइकोलॉजी के क्या है, फादर है। और बटलर ही को ही हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। की पादपों में होने वाले रोगों के बारे में भी हमें सबसे ज़्यादा किसने बताया था, बटलर जी ने बताया था। इसलिए फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी हम किसे कहते हैं, E.J. बटलर को हम कहते हैं। आपको ये सब चीज़ एज इट इज याद कर लेनी है। फंगस शब्द दिया बोहिन ने, फादर ऑफ माइकोलॉजी है माइशेली, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कौन सा है, बटलर, और फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कौन सा है, H.D. बेरी।
मिशेली ने जो बुक लिखी थी नोवा जेनेरा प्लांटेरम लिखी थी, इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, हेटेरोट्रॉपिक है और डीकम्पोजर की जैसे ये काम करते हैं। अब हम इसके जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे कि इसके कैरेक्टर्स कौन कौन से। हम बात करते हैं कवक के सामान्य लक्षणों की। जो मुख्य लक्षण थे कि मल्टीसेलुलर है, ये यूकैरियोटिक है, हेटेरोट्रॉपिक है और डीकम्पोजर की जैसे काम कर रहा है, ये हमने पहले डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट ये मिलता कहाँ, भाई फंगस की ग्रोथ सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो ध्यान रखना जितने भी मॉइस्ट रीजन हैं जहाँ पर प्रकाश कम पहुँच रहा है, जो छायादार भाग है और जो गर्म है, वहाँ पर फंगस की ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है। आप ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो फंगस की ग्रोथ को अगर कम करना है तो वहाँ पर हमें टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, उस जगह को हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना चाहिए। बात करें कैरेक्टरिस्टिक की बात करें इसके, तो पहली जो चीज़ है कि इसकी जो बॉडी होती है फंगस की वो थैलस होती है। एक वर्ड आता है ये थैलस। थैलस का मतलब क्या होता है, अच्छे से समझ लेना। थैलस का मतलब होता है ऐसा शरीर जिसमें जड़, तना, पत्ती जैसी चीज़ें नहीं है, मतलब जिसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कि ये जड़ वाला रीजन है, ये पत्ती वाला रीजन है या ये तने वाला रीजन है। तो इनका शरीर कैसा होता है, थैलस होता है, मतलब रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। सिंपल थैले जैसी एक बॉडी इसकी होगी जिसमें हमें नहीं पता है कि जड़ कहाँ है, तना कहाँ है, पत्ती कहाँ है, रूट वर्क नहीं पता, स्टेम नहीं पता, लीफ नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो बॉडी है नॉर्मली लॉन्ग ट्यूबुलर थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है उनसे मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम बोलते हैं हाइफी, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना एक लंबा सा ये ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर है, ये आपकी क्या है, हाइफी है। एक जो लंबा सा ये दिख रहा है आपको क्या है, हाइफी है। तो ये बहुत सारे धागीनुमा सदृश से संरचनाओं से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम बोलते हैं हाइफी, ठीक है। एक का जाएगा तो हाइफा और बहुत सारे हैं तो हाइफी हम इन्हें कहेंगे। और जब ये हाइफी आपस में मिल जाते हैं, ब्रांचिंग हो जाती है इनमें, तो फिर जो टर्म हम उसे बोलते हैं वो है माइसीलियम। ध्यान रखना कि जो आपके हाइफी है वो ब्रांचिंग करके क्या बनाते हैं, आपके माइसीलियम को फॉर्म करते हैं। बात करें हाइफी, ए सेप्टेट और सेप्टेट दो तरीके की होती है हाइफी। ए सेप्टेट और सेप्टेट दो तरीके की कि पट्ट रहित और पट्ट युक्त, ठीक है। तो देखो फर्स्ट कंडीशन ये है ए सेप्टेट, ये क्या है आपके ए सेप्टेट, जिसमें सिंगल आप इसके आपके क्या है, एक ये हाइफी निकला हुआ है, इसमें अंदर कुछ सेप्टा नहीं बना हुआ है, एक सेल है, ठीक है। तो ये ए सेप्टेट होते हैं जिसमें पट नहीं है। यहाँ पर ये क्रॉस वॉल जो है ना इधर ऐसे जो प्रेजेंट होनी थी, ये क्रॉस वॉल यहाँ पर नहीं होती है, यहाँ पर क्रॉस वॉल नहीं होती है, जिस वजह से एक ही ये सेल होती है, यूनिसेलुलर ही रहती है ये, और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हमें देखने को मिलते हैं। और ऐसी कंडीशन जिसमें किसी में बहुत सारे न्यूक्लियस कंडीशन देखने को मिले उसे हम बोलते हैं सिनोसाइटिक कंडीशन, कि सेल एक है उसके अंदर केंद्रक है वो बहुत ज़्यादा नंबर में है, तो उसे हम बोलते हैं सिनोसाइटिक कंडीशन। याद रखना अच्छे से, सिनोसाइटिक कंडीशन, ठीक है। तो ये ए सेप्टेट होता है, यहाँ पर क्रॉस वॉल सेप्टल वॉल्स नहीं होती है, जिस वजह से वो एक सिंगल सेल की जैसे हमें दिखाई देती है, जो कि मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन में रहती है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनोसाइटिक कंडीशन। दूसरी चीज़ सेप्टेट की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा यहाँ पर होगा कि अंदर की जो ये सेल वॉल है ये इस तरीके से क्या बना रही है, ये अंदर की तरफ ये बन के ये इस तरीके से पट्ट बना रही है, क्रॉस वॉल बना रही है। और इन क्रॉस वॉल की वजह से ये बहुत सारी सेल्स जैसे 1 2 3 4 5 यहाँ पे बहुत सारे मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। और हर एक सेल के पास अपना एक न्यूक्लियस होता है। अब कभी कभी एक भी हो सकता है, और अगर प्लाज्मोगेमी हो जाए, मतलब दो कोशिकाओं हैं उनका कोशिका द्रव का संलयन हो जाए, तो वहाँ पर 2 न्यूक्लियस की कंडीशन भी आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर क्रॉस वॉल होती है, ये मोनोकैरियोटिक और डाइकैरियोटिक 2 कंडीशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। मोनोकैरियोटिक मतलब एक न्यूक्लियस, कैरियो वर्ड मैंने पहले भी आपको समझाया था, दिस इज फॉर न्यूक्लियस, और डाइकैरियोटिक मतलब 2 न्यूक्लियस। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्रॉस वॉल्स है यहाँ पर होंगी और यहाँ पर क्रॉस वॉल्स नहीं होंगी, यही इसके अंदर बेसिकली डिफरेंस है ए सेप्टेट और सेप्टेट का। और जब हाइफी ब्रांच हो जाती है, आपस में पूरे तंतु मिल जाते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं कवक तंतु। हाइफी को हिंदी में क्या बोलते हैं, कवक तंतु। और बहुत सारे कवक तंतु जब मिलकर एक पूरा जाल बना लेते हैं, पूरी ब्रांचिंग यहाँ पर हो जाती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम कहते हैं। आप अच्छे से इसे याद रखना।
ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और काइटिन क्या है भाई, नाइट्रोजन युक्त क्या है आपके पॉलीसेकेराइड है, तो काइटिन से मिलकर बनी होती है इनकी कोशिका भित्ति। और काइटिन एक तरीके का क्या है, फंगल सेलुलोज है, ध्यान रखना इसको। जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं, ऑर्थोपोडा के जो मेंबर हैं, उनका एक्सोस्केलेटन भी किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि इसके अंदर जो संचित भोजन पदार्थ होता है, जो फूड है, वो किस फॉर्म में रिजर्व रहता है, तो यहाँ पर ग्लाइकोजन और ऑयल, तेल के रूप में इसके अंदर जो फूड है वो क्या रहता है, संचित रहता है, भोजन संचित रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये पहले ही बताया कि इसके अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है भाई, ये परपोषी होते हैं। मेन चीज़ जो इसे प्लांटी से अलग कर रहा है वो क्या कर रहा है भाई, ये परपोषी होते हैं। तो ये क्या परपोषी में भी क्या हो सकते हैं, सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं, सिम्बायोटिक हो सकते हैं, या पैरासाइटिक हो सकते हैं। और ये तीनों ही चीज़ें मैंने आपको पहले भी समझाई है और अभी और समझा दूंगी मैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, जिस वजह से यह प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। ये नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो ये कवक के कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हमने जिनकी बात की। करते हैं कि क्लासिफिकेशन के बारे में हम देखते हैं कि फंगाई की क्लासिफिकेशन क्या है। नॉर्मली यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ये जो कॉमन नेम है वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में अभी जो लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ था 20 जनवरी में जो हुआ था, उसमें भी इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्लासिफिकेशन में इनके नाम याद रखने क्लासेस के, और इनके कॉमन नेम जो है उनको आप अच्छे से देख लेना। तो फंजाई का जो क्लासिफिकेशन है उसमें जो मेजर क्लासेस हैं जिनके हम बारे में हम डिटेल में नहीं देख रहे हैं, हम नॉर्मली इसका देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फंजाई का क्लासिफिकेशन में जो मेन क्लासेस की हम बात करेंगे वो है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। माइसिटीज वर्ड किसको इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे फंगस को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये चार इसकी क्लासेस हो गई। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज की, ठीक है। तो कॉमन नेम जो है फाइको वर्ड किससे भाई, फाइकोलॉजी क्या था, शैवालों का अध्ययन। तो ये फाइकोमाइसिटीज इनकी जो स्ट्रक्चर है वो शैवालों की जैसी होती है, एल्गी लाई होते हैं। तो ये एल्गल लाइक क्या कहलाते हैं, फंगस कहलाते हैं। इन शैवाल जैसे फंगस इन्हें हम कहते हैं। अगर बात करें माइसीलियम की, तो इनका जो माइसीलियम होता है वहाँ पे पट नहीं होते हैं, वो एसेप्टेट प्रकार के होते हैं। और मैंने अभी बताया जो एसेप्टेट होता है उसमें क्या होता है, आपको बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर दिखाई देते हैं, जिस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सीनोसाइटिक कंडीशन। ये दोनों वर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। बात करते हैं फ्रूटिंग बॉडी की, नया वर्ड आया फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है। नॉर्मली सीधे शब्दों में अगर मैं बात करूं तो जो स्पोर प्रोड्यूसिंग जो स्ट्रक्चर होती है फंगस के अंदर, जैसे कि स्पोर होगा जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, उन्हें हम बोलते हैं फ्रूटिंग तो स्पोर प्रोड्यूसिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, फ्रूटिंग बॉडी कहेंगे, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय इसमें क्या करती है, हेल्प करती है। तो यहाँ पर जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो होती है जाइगोस्पोर कहलाती है। और एग्जाम्पल तो राइजोपस, म्यूकर वगैरह, ब्रेड वगैरह का जो है वो क्या है, आपके फाइकोमाइसिटीज है, ठीक है। तो एल्गल लाइक फंगस, एसेप्टेड, जाइगोस्पोरिस, फ्रूटिंग बॉडी। बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइटोसिस का जो कॉमन नेम है वो है सैक फंजाई, ध्यान रखना है, इसे हम सैक फंजाई कहते हैं, या थैलेनुमा कवक भी हम इसे कहते हैं। सेप्टेट होता है और बहुत सी ब्रांच यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और फ्रूटिंग बॉडी की बात करें तो यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडी कौन सी होती है, एस्को। भाई एस्कोमाइसिटीज में एस्कोकार्प, बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोकार्प। तो यहाँ पे एस्कोकार्प प्रेजेंट होता है। और जो पेनिसिलियम है, यीस्ट है, वो किसके अंदर आता है, आपके एस्कोमाइसिटीज के अंदर आता है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज की। बेसिडियोमाइसिटीज इसे हम क्लब फंजाई कहते हैं, मुग्दराकार कवक के नाम से हम इन्हें जानते हैं, क्लब फंजाई, ठीक है। ये सेकेंडरी माइसीलियम यहाँ पे मतलब बहुत बड़ा जाल यहाँ पे पाया जाता है। माइसीलियम भी, दो माइसीलियम भी आपस में क्या होंगी, जुड़ी हुई रहेंगी। और नॉर्मली यहाँ पे जो कंडीशन होगी, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस आपको दिखाई देंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटिक कंडीशन। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था।
और यहाँ पर जो फ्रूटिंग बॉडी होगी, स्पोर प्रोड्यूसिंग जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, बेसिडोकार्प कहलाएगी। और बेसिडियोमाइसिटीज की अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो एगारिकस और पक्सीनिया, ये दोनों ही क्या है, बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जाम। बहुत सारे हैं लेकिन नॉर्मल जो कॉमन है उनकी हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट ड्यूटेरोमाइसिटीज, लास्ट। ये जो आपकी क्लास है इसके अंदर इम्परफेक्ट जो फंजाई है उनको रखा गया है, ये पूर्ण नहीं है। और ये पूर्ण क्यों नहीं है, क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अभाव के कारण इन्हें हम क्या बोलते हैं, अपूर्ण कवक कहते हैं। फंजाई इम्परफेक्टाई इन्हें हम कहते हैं। ये ब्रांच, इनके अंदर माइसीडियम ब्रांच्ड होती है, सेप्टेट वाली होती है। इनके अंदर फ्रूटिंग बॉडी नहीं होती भाई, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही नहीं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है तो फ्रूटिंग बॉडी क्या थी भाई, स्पोर प्रोड्यूस करने वाले जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है वो यहाँ पे क्या होगी, एब्सेंट होगी। और अल्टरनेरिया जो है वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये कुछ मेजर मेन क्लासेज है, इन सब के कॉमन नेम, इनकी फ्रूटिंग बॉडी के नेम आप याद रखना और इनके एग्जाम्पल, ठीक है। सीधा एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आ जाएगा। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिस, ड्यूटेरो, और इनके चारों तरफ आ जाएगा एक साइड ए कॉलम बी कॉलम। ए कॉलम में आपके आ गया फंगस और बी कॉलम में आ गया इनके कॉमन नेम। फिर मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन नॉर्मली इसमें से आ जाते हैं। नेक्स्ट में भी क्वेश्चन इसके आए हुए हैं, ठीक है। कवकों के लाभदायक उपयोग, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने देख लिया, जनरल कैरेक्टर देख लिए। अब हम बात करते हैं इसके लाभदायक उपयोग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो लाभदायक उपयोग है, ये इससे हमें एंटीबायोटिक मिलती है। एंटीबायोटिक क्या होता है मैंने पहले समझा दिया है। सूक्ष्म जीवों से ही प्राप्त होने वाले ऐसे रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं क्या कहलाते हैं, आपके एंटीबायोटिक कहलाते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं। और जो सर्वप्रथम जो एंटीबायोटिक बनी थी वो बनी थी पेनिसिलिन बनी थी। और किसने उसे बनाया था, किससे उसे बनाया था, पेनिसिलियम नोटेटम कवक से उसे प्राप्त किया गया था। और ये महान साइंटिस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सर्वप्रथम इसे बनाया था, ठीक है। तो पहली एंटीबायोटिक बनी थी पेनिसिलिन, किसने बनाया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया। और किस कवक से बनाया, पेनिसिलियम नोटेटम के इसे बनाया, रट लेना, पहली एंटीबायोटिक। और बात करें बैक्टीरिया से बनने वाली पहली एंटीबायोटिक तो कौन सी थी, वो स्ट्रेप्टोमाइसिन और वॉक्समैन ने उसे बनाया था। और इसके अलावा ये एग्जाम इसमें से अगर नाम याद हो तो कर लेना, सिफेलोस्पोरिन, क्लोरोमाइसिटीन, फ्रिक्वेंटिन, जवारेनिन, ग्रिसियोफेल्विन, ये सारी भी एंटीबायोटिक है जो कि हमें फंगस से मिलती है, पर आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भोज्य पदार्थ के रूप में भी कवकों का उपयोग करते हैं, इसे खाने में भी हम यूज़ करते हैं। और खाने में जिस कवक का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक तो है यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी और एक है आपकी मशरूम। ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसी डेयरी उद्योग में भी बहुत उपयोग में आएगा, भोज्य पदार्थ में भी ये बहुत उपयोग में आता है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी विटामिन का गुड सोर्स होता है, विटामिन B12 है, इन सब का गुड सोर्स है ये। इससे केक वगैरह, टेम्फ जो कि सोयाबीन और फंगस दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ये सारे पौष्टिक पदार्थ हमें इनसे मिलते हैं। साथ ही साथ जो मशरूम है एगेरिकस, वो बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है जिसको खाया जाता है प्रोटीन की प्राप्ति के लिए। बेकरी उद्योग में भी जिस कवक का सबसे ज़्यादा यूज आता है वो है सैक्रोमाइसिस। फर्मेंट करने के लिए किसी भी चीज़ को, ब्रेड बनाने में, डबल रोटी जो बनती है, केक बनता है, पेस्ट्री बनता है, उन सब में किसका यूज़ किया जाता है, सैक्रोमाइसिस का यूज़ किया जाता है। ये अच्छे से खमीर उठा देता है, फर्मेंट कर देता है उस चीज़ को। तो ये कुछ उसके लाभदायक उपयोग हैं। को हम कार्बनिक अम्लों की प्राप्ति के लिए भी यूज़ करते हैं। आप याद रख लेना कि जैसे राइजोपस है उससे हमें लैक्टिक एसिड मिल जाता है, एस्परजिलस से हमें सिट्रिक एसिड प्राप्त होता है, पेनिसिलियम से हमें गैलिक एसिड की प्राप्ति होती है। तो कुछ कार्बनिक जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो भी हमें फंगस से मिलते हैं। नेक्स्ट, जो बायोलॉजिकल रिसर्च है उनमें भी इसका उपयोग है। और वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज़ तो लाइकेन, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना कि ऐसा बैक्टीरिया कि इनमें से वायु प्रदूषण का सूचकांक कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो ध्यान रखना जो लाइकेन होता है वो वायु प्रदूषण का सूचकांक होता है। क्यों? क्योंकि ऐसी जगह है जहाँ पर सल्फर का क्या है, कंटेमिनेशन है, जहाँ पर वायु प्रदूषण सल्फर की वजह से ज़्यादा हो रहा है। सल्फर युक्त वायु वाला जो एरिया है वहाँ पर लाइकेन ग्रोथ
नहीं करता है, तो ये वायु प्रदूषण के बारे में हमें बता देता है। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, लाइकेन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा भी क्या है, आपका फंगस है, जिसे हम जेनेटिक्स के जो स्टडी है उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे अगर एनिमल की हम बात करें तो हाँ, वहाँ हम जो यूज़ करते हैं वो ड्रोसोफिला को यूज़ करते हैं, है ना। ड्रोसोफिला पे ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट हो रखे हैं, तो इसलिए न्यूरोस्पोरा को हम क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत का ड्रोसोफिला इसे हम कहते हैं, ध्यान रखना। और जेनेटिक्स के जो भी एक्सपेरिमेंट है वो न्यूरोस्पोरा पर ज़्यादा होते हैं। बात करें ये अदर्स की अगर बात करें तो बहुत सारे हैं, हम जो मेन है उनकी बात करते हैं। ऐसे तो बल्क में है, इतने ज़्यादा हमें नहीं करने हैं कि रोडोटोरुला, सैक्रोमाइसिस, ये दोनों हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेटर का भी काम करते हैं। तो कुछ ये बातें आप याद रख लेना जो कि इसके लाभदायक उपयोग की है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कवकों के हानिकारक उपयोग में। हानिकारक मतलब जो प्रभाव हैं उनकी हम बात करते हैं, उपयोग तो क्या, हानिकारक प्रभाव। तो हानिकारक प्रभाव में पहली बात तो ये रोग उत्पन्न करते हैं, और रोगों के आपको नाम याद रखने हैं और रटने हैं अच्छे से। पादपों में कौन से रोग उत्पन्न कर रहे हैं और मनुष्य में कौन से रोग उत्पन्न कर रहे हैं। तो पादपों में जैसे एल्बुगो है, वो श्वेत किस्ट पाउडर जो है वाइट रस्ट बीमारी है वो क्रिएट करता है। पक्सीनिया गेहूं में वाइट रस्ट करता है, कीट रोग को उत्पन्न करता है। अस्टिलेगो स्मट डिजीज़ को करता है। डिजीज़ क्या है इनको हमें अभी नहीं देखना है, आपको सिर्फ नाम याद रखना है, हम इसे डिटेल में नहीं देख रहे हैं। सर्कोस्पोरा के द्वारा मूंगफली का टिक्का रोग होता है, पाइथीनियम के द्वारा डैम्पिंग रोग होता है, और अल्टरनेरिया आलू का अंगमारी डिजीज करता है। और इस बीमारी की वजह से आयरलैंड में 1845 में अकाल पड़ गया था, आलू की बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी। तो ये ध्यान रखना आप, अल्टरनेरिया है, पक्सीनिया है, एल्बुगो है, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बात करें मनुष्य में कौन से, तो देखो मनुष्य में नॉर्मली जो फंगस करता है वो है दाद खाद खुजली वाली बीमारियां करता है। स्किन इन्फेक्शन नॉर्मली ये करता है, क्या तो स्किन को इफेक्ट करेगा या सीधा फेफड़ों के अंदर ही चला जाएगा और उनको दिक्कत करेगा। जैसे हम बात करें दाद, टाइकोडर्मोफाइटोन दाद उत्पन्न करेगा, ठीक है, खुजली चलेगी आपके ना, त्वचा में संक्रमण, खुजली, जलन, लाल हो जाएगी वो। एथलीट फुट, ये एपिडर्मोफाइटोन के द्वारा होता है कि हाथ, जैसे कभी कभी क्या होता है पैरों, दोनों पैरों की उंगलियों के बीच में आपको खुजली हो रही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाथों में हो रही है, तो इसे हम बोलते हैं एथलीट फुट। मोनीलियासिस, ये कैंडिडा एल्बिकेंस के द्वारा होता है, जिसमें क्या होता है लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, आपके फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं, तो सांस लेने में आपको दिक्कत होगी। और एस्परजिलोसिस, ये एस्परजिलस के द्वारा होगा, यहाँ पे भी ब्रीथिंग इशू आपको देखने को मिलते हैं और एलर्जी क्रिएट हो जाती है। और अभी जो बीमारी जो कि तांडव कर रही है वह ब्लैक फंगस, वहाँ पे भी नॉर्मली क्या है वो भी फंगस के द्वारा हो रही है, जो कि अपने आँखों में और अपने ब्रेन है वहाँ को भी वो क्या कर सकती है, उसको डैमेज कर देती है। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो आपको लर्न करनी। नाउ नेक्स्ट, ये टॉक्सिसिटी को उत्पन्न करते हैं, जहरीला प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं। जैसे राई में इसके द्वारा अर्गट डिजीज़ हो जाती है, उसको बर्बाद कर देता है। और ये जो अर्गोट डिजीज़ है वो किसके द्वारा होती है, वो होती है क्लेविसेप्स परप्यूरिया के द्वारा ये होती है। क्लेविसेप्स परपूरिया के द्वारा होते हैं। एक एलएसडी है, मतलब एक क्या बोलते हैं नशीला पदार्थ है, ये लाइसरजेनिक एसिड डाइइथिलाइड है जो कि विब्राहक उत्पन्न करता है, जो ड्रग्स काम करती हैं वैसे, ठीक है। तो एलएसडी के जैसे काम करने वाला कवक कौन सा है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया। ये आपको याद करनी है, सारी चीज़ें रट्टा मारने वाली है। एस्परजिलस, जो भी हम लैब के अंदर कल्चर मीडिया प्रिपेयर करते हैं ग्रोथ के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, उसको खराब कर देती है एस्परजिलस। इसलिए एस्परजिलस को हम क्या बोलते हैं, प्रयोगशाला की खरपतवार, क्या बोलते हैं, लैब वीड के नाम से हम इसे जानते हैं। वीड होती है ये, खरपतवार मतलब वीड, अवांछित ग्रोथ, ठीक है। राइजोपस म्यूकर, ये हमारे घरों में जो भी रोटी वगैरह है, ब्रेड वगैरह, अचार वगैरह, उसको खराब करने का काम करते थे। वाइट लग जाता है ना अचार पे, वो क्या है आपके राइजोपस वगैरह है। कवक से जो विषाक्त जो भी जहरीले पदार्थ उत्पन्न होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एफ्लोटॉक्सिन, नाम याद रखना, एफ्लोटॉक्सिन। और हम बात करें लास्ट का, कुछ कवक है वो क्या होते हैं, जो भी सजीव और मृत पादप हैं उनके ऊपर रहते हैं। तो ऐसे कवक जो कि पौधों के ऊपर रह रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, लैग्निकोलस फंजाई कहलाते हैं, जैसे कि पॉलीपोरस, ठीक है। तो ये कुछ कवकों के बारे में आपको, ये हानिकारक प्रभाव हैं जो आपको देखने हैं, कुछ हानिकारक प्रभाव हैं जो कि आपको देखने हैं।
तो ये कवक के जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो सब हमने कर ली। साथ ही साथ कुछ फंजाई के कॉमन नेम भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। करते हैं कुछ कवक जिनके कॉमन नेम के नॉर्मल जो प्रचलित उसके नाम हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। म्यूकर स्टोलोनिफर को हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, रोटी का जो कवक है उसे हम कहते हैं। और जो सिर्फ म्यूकर है वो है ब्लैक मोल्ड, जो कि आपके ब्लैक फंगस जो बीमारी क्रिएट कर रहा है अभी, ठीक है। मोरचिला को हम बोलते हैं स्पंज मशरूम, ठीक है, जिसके ऊपर क्या ऊपर इस तरीके से ये रहता है ना, ये छतरी लगी हुई रहती है, दैट इज मोरचेला। पेनिसिलियम को बोलते हैं ब्लू मोल्ड, याद रखना इसको, ठीक है। इस बार फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आए हैं यहाँ से, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा है। पॉलीपोरस ब्रैकेट फंजाई हम इसे कहते हैं। अभी पॉलीपोरस मैंने बताया पेड़ों के ऊपर रहने वाला कवक। नेक्स्ट हम बात करें यीस्ट, जो सबसे सिंपल फंगस है या सबसे छोटा कवक भी यही है। स्मॉलेस्ट फंगस की हम बात करें तो वो कौन सा है, यीस्ट है, और इसे हम शुगर फंजाई भी कहते हैं। और कुछ दूसरे नाम जैसे न्यूरोस्पोरा को हमने क्या कहा था, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम हमने उसे कहा था। अभी एस्परजिलस को हमने कहा था प्रयोगशाला की खरपतवार। तो ये कुछ नाम हैं जो कि आपको याद रखने हैं, इन्हें रट लेना अच्छे से। सबसे छोटा जो फंगस है वो यीस्ट है। और अगर हम बात करें लार्जेस्ट की, सबसे बड़ा लार्जेस्ट फंगस की अगर हम बात करें तो वो है गैनोडर्मा। जो गैनोडर्मा है वो क्या है, आपके लार्जेस्ट फंगस है। तो ये हमने फंगस के बारे में कंप्लीट सभी चीज़ें देख ली हैं, एक्स्ट्रा भी मैंने आपको बताया है। तो आप इसके प्रॉपर नोट्स तैयार कर लेना और इसे आप अच्छे से लर्न कर लेना। तो आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स से उसे शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।